अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? क्या हाल है? मैं खैरियत से हैं, ठीक हैं, तबीयत से ठीक? जी सर बिल्कुल ठीक, अल्लाह के शुक्र से। आप लोगों की शिकायत है भाई, जो फिजिकल क्लास है उसमें आप लोग आते नहीं है। मुदस्सर साहब की, उनने मुझे बताया है कि एक स्टूडेंट या दो स्टूडेंट मैक्सिमम आते हैं। क्या वजह है जी सर, हम जी? मैं था और एक इजाज भाई थे पीएचडी जी, के। तो बाकी लोगों को क्या इशू है? पता नहीं सर, ये तो ये बैठे हैं ना, तो उनसे पूछ रहा हूँ ना मैं। जी ठीक है सर। क्यों भाई? आज भी कम है स्टूडेंट। क्यों भाई नवीद, आप क्यों नहीं फिजिकल क्लास अटेंड क्यों नहीं करते हो? नवीद, नवीद आपसे पूछ रहा हूँ बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो जी सर, ये मैं पूछना था, 10 साहब से बात हुई थी, ये ना मिड के हवाले से कंटेंट जो 24 तारीख को हमारा मिड है, हम्म। इस हवाले से वो कंटेंट वगैरह वो पूछने थे आपसे। तो उसमें क्या पूछना है? उसमें वही कंटेंट्स मैंने कहा था होंगे जो आज हम कंप्लीट कर लेंगे, या ठीक है मुदस्सर सर। साहब की जो क्लास नेक्स्ट होगी उसमें जो कंप्लीट हो जाएंगे वो सारे जी मिड में ठीक शामिल है। होंगे। हाँ जी ठीक है। ठीक है। जी सर। टुडे वी विल डिस्कस फर्टिलाइजर रिसोर्स एंड इट्स यूटिलाइजेशन। ठीक है फर्टिलाइजर्स, सर। आप लोगों को पता है कि बहुत जी सर। इम्पोर्टेंट जो इनपुट है, कंपोनेंट है एग्रीकल्चर सेक्टर में। जी सर। और ये बेसिक इनपुट है, क्योंकि फर्टिलाइजर या मेन्योर के बगैर तो आपकी क्रॉप्स जो है वो सक्सेसफुली आप या इकोनॉमिकली ग्रो नहीं कर सकते। तो जो फर्टिलाइजर की हमारी रिक्वायरमेंट है ओवरऑल एग्रीकल्चर सेक्टर की, तो उसमें लोकल प्रोडक्शन और इम्पोर्टेड जो सप्लाईज हैं वो फुलफिल करती हैं ओवरऑल रिक्वायरमेंट को। कि मतलब कौन है, है? जैसे स्पेशली आपकी फास्फोरस, जिसमें डीएपी पर्टिकुलरली, इसी तरह से जो पोटाश है वो ज़्यादातर हम इंपोर्ट करते हैं। और जो यूरिया है, यानी नाइट्रोजन के जो सोर्सेज हैं, पर्टिकुलरली यूरिया, वो हम यहीं पे जो है लोकली उसको प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरह से लोकल प्रोडक्शन और इम्पोर्टेड मिल के जो है हमारी ओवरऑल फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है। अगर हम एवरेज यूज़ की बात करें फर्टिलाइज़र की डिफरेंट प्रोविंसेस में, तो डेफिनेटली जो पंजाब प्रोविंस है उसमें
सॉरी, जो सिंध में है वो इसकी कंजप्शन ज़्यादा है फर्टिलाइज़र की। फिर दूसरे नंबर पे पंजाब है और तीसरे नंबर पे केपी और चौथे पे बलूचिस्तान। अगर हम यूनिट बेस पे बात करें तो यानी हेक्टेयर बेस पे अगर हम बात करें तो सिंध में जो कंजप्शन है वो 200 kg पर हेक्टेयर है। और पंजाब में अगर हम बात करें तो पंजाब में 125 kg पर हेक्टेयर जो कंजप्शन है फर्टिलाइजर की है। तो इसमें सारी फर्टिलाइजर्स हैं आपकी। पार्टिकुलरली आपको पता है नाइट्रोजन और फास्फोरस ज़्यादा यूज़ होती हैं और थोड़ी बहुत पोटाश जो है वो यूज़ होती है। तो ये NPK तीनों जो हमारी फर्टिलाइजर्स हैं वो मिलके जो सिंध में है वो 200 kg पर हेक्टेयर ऑन एन एवरेज, पंजाब में 125 kg पर हेक्टेयर, इस तरह से केपी में 90 kg पर हेक्टेयर, और अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो वहाँ पे 80 kg पर हेक्टेयर फर्टिलाइजर जो है वो यूज़ हो रही है। तो इस तरह से अगर हम बात करें जो डिमांड है आपकी फर्टिलाइजर्स की डिफरेंट प्रोविंसेस में परसेंटेज बेसिस पे, उसमें डेफिनेटली क्योंकि पंजाब में आपका कल्टीवेटेड एरिया ज़्यादा है तो पंजाब की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा है। और फिर उसके बाद पंजाब के बाद सिंध का नंबर आता है। पंजाब में ऑलमोस्ट टोटल जो हमारी रिक्वायरमेंट है कंट्री की 70% जो रिक्वायरमेंट है वो पंजाब की है। इस तरह से 22% जो है वो सिंध की है, 6% जो है वो केपी की है और 2% सिर्फ जो है वो बलूचिस्तान की है। इस फर्टिलाइजर क्यों क्यों इतनी हमारी डिमांड है और क्यों इतना जो है उसमें यूज है, तो इसमें डेफिनेटली आपका डिपेंड करता है आपकी सॉइल की फर्टिलिटी स्टेटस पे कि वो क्या है, उसमें ऑर्गेनिक मैटर कितना है, आपकी सॉइल की हेल्थ कैसी है। तो इससे रेलेवेंट है कि हमें पता हो कि हमारी जो सॉइल है उसका फर्टिलिटी स्टेटस है क्या। तो फर्टिलिटी स्टेटस ऑफ सॉइल की अगर हम बात करें तो मोस्टली जो हमारी सॉइल है वो बहुत पुअर है। मोस्टली और पाकिस्तान ये की अगर सॉइल की हम बात करें जी। और सर दूसरा ये भी है कि वो इस तरह किसानों में जो स्मॉल लैंड होल्डर हैं उस तरह भी होता है भाई, उसने इतनी बोरी खाद की डाली है तो उसकी ज्यादा पैदावार आई थी पिछली दफा, इस दफा मैं भी इस तरह डाल दूंगा, ज्यादा डालूंगा, मेरी पैदावार भी ज्यादा होगी। और बाद का तो इस तरह होता है वो फसल खराब हो जाती है, जल जाती है एक किस्म की। हाँ, ये तो खैर हम फर्टिलाइजर की जो है ना अपना यूज के हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फर्टिलिटी स्टेटस। क्यों फर्टिलाइजर की हमें रिक्वायरमेंट क्यों है, कमर्शियल फर्टिलाइजर की या आर्टिफिशियल की हम क्यों डालें, उसकी रीजन जो बेसिक है वो हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा फर्टिलिटी स्टेटस है सॉइल का, कि मोस्ट ऑफ दी जो हमारी सॉइल है पाकिस्तान की उनकी जो जी सर। स्टेटस है बड़ा पुअर है रिगार्डिंग अवेलेबल प्लांट न्यूट्रिएंट्स। प्लांट न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं आपको पता है, मेजर न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट होती है और माइनर है जिनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हम कहते हैं। तो जी मेन सर। जो है NPK हमारे यूज होता है, लेकिन इसके अलावा बोरान, मैग्नीशियम, सल्फर, बहुत सारे जो सल्फर। है एलिमेंट जी वो यस सर। हैं जो प्लांट को रिक्वायर होते हैं। तो उन न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट को रिक्वायर होते हैं उनकी अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत लो है हमारी सॉइल में, मोस्ट ऑफ दी सॉइल में। ठीक है, ठीक। पुअर स्टेटस है काफी एंड कैन नॉट सपोर्ट ऑप्टिमम लेवल ऑफ क्रॉप। कि जो क्रॉप को ऑप्टिमम लेवल अचीव करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है प्लांट न्यूट्रिएंट्स की वो उसको अवेलेबल नहीं कर पाती। तो इतनी पुअर है हमारी सॉइल जो है, तो इस वजह से हमें डेफिनेटली जो है वो ज़रूरत पड़ती है कि हम आर्टिफिशियली जो है उसको अप्लाई करें फर्टिलाइजर। करंटली N is deficient in all soils
कि हमारी जितनी भी सॉइल है, क्योंकि आपको पता है कि हमारा ऑर्गेनिक मैटर 1% से ऊपर तो कहीं है ही नहीं, कहीं कोई चादर नाजर कहीं हो तो, अदरवाइज तो कम है, और मोस्टली जो है 0.5 के अराउंड जो है वो रहता है। क्यों भाई, हमारे साथ है अपना दूसरा पीएचडी स्टूडेंट जो है, क्या नाम है उसका, एक तो इजाज है, जी नवीद, सर। नवीद है। जी सर। यस सर हैं ना। जी हाँ, तो सर। आपका चूंकि जो है ना अपना फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी में है, तो आप कहीं पे अगर कोई करेक्शन हो तो हमें करेक्ट करते जाइएगा। जी जी मैं सर। ये कह रहा था कि हमारी मोस्ट ऑफ द सॉइल्स का ऑर्गेनिक मैटर जो है वो 0.5% के अराउंड ही है। जी सर, इतना ही है। तो बाकी 1 तक कहीं पहुंचता है, लेकिन कम सॉइल्स हैं, और 1 से ऊपर तो शायद नाज़िर ही है। इसलिए 1 तक भी सर हमारा सिर्फ पैचेज में है, वो भी हाँ जी, नॉर्दर्न पैचेस। एरियाज की तरफ, अपर की में है कोई हमारा, वैसे 0.6 0.7 मैक्सिमम इतना हमारा जाता है ऑर्गेनिक बिल्कुल मैटर। सर। और जो है 1 से नीचे है तो डेफिनेटली वहाँ पे हमारी नाइट्रोजन की तो डेफिशिएंसी है। इसलिए हम हम इन नॉर्मली जनरल सर जो यही, कहते हैं कि हमारी फर्टाइल साइल को ना, वो 2 तक कहते हैं कि इतने तक हो तो हम कहते हैं कि ये फर्टाइल। हाँ, तो वहाँ पे हमारी यानी कि नाइट्रोजन की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती कि हम एक्सटर्नली नाइट्रोजन अप्लाई करें, अगर 2% ऑर्गेनिक मैटर है। अगर उससे कम है तो हमें किसी न किसी लेवल पे और किसी न किसी क्रॉप को, क्योंकि हर क्रॉप की भी डिमांड डिफरेंट है नाइट्रोजन की, तो हमें अप्लाई करना पड़ता है आर्टिफिशियली या एक्सटर्नल सोर्स से नाइट्रोजन। तो इसलिए इन जनरल जब हम बात करते हैं तो हम यही कहते हैं कि हमारी सारी सॉइल जो है पाकिस्तान की वो नाइट्रोजन डेफिशिएंट है, तो उसमें नाइट्रोजन की तो डेफिशिएंसी है ही है। इस तरह से अगर हम फास्फोरस की बात करें तो तकरीबन 90% से ज़्यादा जो सॉइल है हमारी, वो उसमें इनएडिक्वेट है नाइट्रोजन फास्फोरस। ये हम बात कर रहे हैं अवेलेबल फास्फोरस की, क्योंकि इसमें थोड़ा सा फास्फोरस की जब हम बात करते हैं तो फास्फोरस के बाज़ बात हमारी सॉइल में रिजर्व्स हैं, लेकिन वो अवेलेबल कितना है, तो उसकी जब हम बात करते हैं तो 90% से ज़्यादा जो सॉइल है हमारी, उसमें अवेलेबल फास्फोरस जो है वो उसका डेफिसिट है, वो इनएडिक्वेट है। लेकिन अगर हम पोटाश की बात करें, एन और पी तो ऑलमोस्ट दोनों ही डेफिशिएंट हो गए, उसमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। और उसमें जो हमारे पास डाटा है, इसमें भी नवीद आप हमें करेक्ट कीजिएगा कि अपडेट अगर कोई मजीद लेटेस्ट है। अदरवाइज जो पहले रिपोर्टेड है तो उसमें यही है, एक तो ये लोकलाइज्ड है डेफिशिएंसी इसकी के की, हमारी 100% या 90%, बाकी जैसे हमने NO3 के बारे में कहा है, तो यहाँ पे इतनी वर्स्ट सिचुएशन नहीं है पोटाश के हवाले से। और दूसरा, इतनी क्लियर पिक्चर भी हमारे पास नहीं है कि हमारी एग्जैक्ट जो सिचुएशन है वो हमारी सॉइल्स की क्या है, क्योंकि जहाँ जहाँ हमारे नहरी पानी अवेलेबल है, कैनाल वाटर, तो वहाँ पे इतनी सीरियस सिचुएशन डेफिशिएंसी की नहीं है के की। लेकिन जहाँ ट्यूबवेल इरीगेटेड है तो वहाँ तो डेफिनेटली जो है इसकी डेफिशिएंसी है, और वहाँ पे इसकी रिकमेंडेशन भी है और इसकी रिक्वायरमेंट भी है। क्यों नवीद? जी सर, ऐसे ही है सर। इसकी सर जो पोटाश की है वो 50% तक अभी हम कहते हैं कि डेफिशिएंट है, मोस्टली हमारी ये अभी एडिक्वेट है। ठीक है, ओके। अब हमने ये बात कर ली कि फर्टिलिटी स्टेटस की एक पिक्चर आप लोगों के पास सामने आ गई कि नाइट्रोजन ऑलमोस्ट हमारी सारी सॉइल डेफिशिएंट है, फास्फोरस में भी मोर देन 90% जो है वो डेफिशिएंसी है अवेलेबल फास्फोरस की जब हम बात करते हैं। तो पोटाश जो है, जैसे नवीद ने कहा कि 50% तक जो है अभी हमारा है कि डेफिशिएंट है, और बाकी जहाँ पे स्पेशली इरिगेटेड एरिया है हमारा, कैनाल इरिगेटेड, तो वहाँ पे इसकी सिचुएशन कुछ बेहतर है, वहाँ पे इसकी इतनी रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं है। लेकिन फिर मैं वही बात करूँगा कि क्रॉप टू क्रॉप भी
रिक्वायरमेंट वेरी करती है, क्योंकि कुछ क्रॉप्स हैं जिसमें पोटाश की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, जैसे शुगर केन है से फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पे इवन कैनाल इरीगेटेड जो एरिया है या सॉइल्स हैं वहाँ भी रिकमेंडेशन है कि आप पोटाश डालें, तो उससे आपकी क्वालिटी और स्पेशली रिकवरी जो है वो बेहतर होती है। फिर पोटाश का एक अपना रोल है कि जो है वो रेजिस्टेंस उस फॉर्म में डेवलप होती है अगेंस्ट ड्राउट, डिजीजेस, बायोटेक और एबायोटिक स्ट्रेसेस, और इसी तरह से जो है क्वालिटी को इम्प्रूव करती है। ठीक है, लॉजिंग कुछ क्रॉप जैसे शुगर केन की हमने बात की, उसको जो है ना अपना भी रेजिस्ट करती है। इसके बाद अगर हम बात करें फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी या फर्टिलाइजर यूज सॉरी, उसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो लो फर्टिलाइजर यूज में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारे यहाँ। फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू लो यूज ऑफ फर्टिलाइजर या लो फर्टिलाइजर यूज। फर्स्ट वन इज हाई टेम्परेचर एंड एरिड क्लाइमेट। इसमें आप हमारे इन जनरल अगर पाकिस्तान में देखें, स्पेशली पंजाब में, तो आपका टेम्परेचर जो है वो काफ़ी हाई रहता है थ्रू द सीजन, सिवाय आपके 2 3 4 मंथ हैं दिसंबर जनवरी फरवरी, जिसमें कोई टेम्परेचर लो होता है। अदरवाइज आपका तकरीबन 7 8 महीने तो जो है काफ़ी हार्श क्लाइमेट और टेम्परेचर जो हाई रहता है, और आपकी क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है हमारी इन जनरल वो एरिड है ज़्यादा, कि आपकी जो रेनफॉल है वो पर एनम या एवरेज रेनफॉल वो 250 मिलीमीटर से भी कम है मोस्ट ऑफ द एरिया। आप ये सेंट्रल पंजाब से जैसे आगे हैं सारा सिंध, इस तरह से बलूचिस्तान के भी काफ़ी एरियाज जहाँ पे आपका जो है एरिड क्लाइमेट है। इसकी वजह से एरिड क्लाइमेट होने की वजह से और जो टेम्परेचर हाई होने की वजह से जो डीकम्पोजिंग है वो एक्सेलरेट हो जाती है, और न्यूट्रिएंट लॉस जो है सॉइल एरोजन के ज़रिए वो भी एक फैक्टर है, कि स्पेशली आपकी एरिडिटी की वजह से मॉइस्चर इतना होता नहीं है कि जो उसको होल्ड करे, तो आपकी विंड इरोजन जो है उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स का लॉस होता है, और डीकम्पोजिशन का प्रोसेस भी जो कि काफ़ी तेज़ है, एक्सेलरेट हो जाता है, उसकी वजह से भी आपके न्यूट्रिएंट जो है वो लॉसेस होते हैं। अच्छा, सेकंड वन क्या है? सेकंड वन आपका जो फर्टिलाइजर यूज लो होने की वजह एक ये भी है कि आपका मोस्टली जो है ट्रेडिशनल फार्मिंग और क्रॉपिंग सिस्टम चल रहा है। ट्रेडिशनल से क्या मुराद है कि आपकी मेजर वही 4 5 क्रॉप्स हैं। आप मेज लगाते हैं, वीट लगाते हैं, राइस, कॉटन और शुगर केन। कॉटन वीट और राइस वीट में मिसलिनियस वीट है, वो आपके ट्रेडिशनल क्रॉपिंग और फार्मिंग सिस्टम चल रहे हैं, तो उसमें जो है उसकी वजह से भी आपका फर्टिलाइज़र यूज जो है वो लो है, कि आप न्यू क्रॉप्स पे या जो फर्टिलाइज़र एफिशिएंट क्रॉप्स पे जो है हम शिफ्ट नहीं हुए। अब खैर ट्रेंड थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है पिछले 5 10 साल से। एक तो जो आपके क्रॉपिंग सिस्टम से उसमें भी डाइवर्सिफिकेशन हो रही है। और कॉटन वीट, ये जहाँ हम बैठे हैं तो ये प्योर कॉटन जोन था, लेकिन इसमें अब मेज भी पेनिट्रेट कर रही है, राइस भी पेनिट्रेट कर रहा है। इसी तरह से कुछ नॉन ट्रेडिशनल क्रॉप्स भी अब हाई वैल्यू क्रॉप्स, लेकिन अभी स्टिल वो बहुत पीछे है, क्योंकि उसका एरिया बहुत थोड़ी स्लोली जो है इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि मार्केटिंग के इश्यूज हमारे पास बहुत ज़्यादा है। तो लेकिन ऐसा ऐसा जो है वो ट्रेंड थोड़ा चेंज हो रहा है, लेकिन फिल वक्त भी हम वही ट्रेडिशनली जो क्रॉप्स हमारी हैं
वही ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि हमारी फूड हैबिट्स से बड़ा वो लिंक करती है कि अब हम वीट है तो वीट ही हमने खानी है। जो मर्जी हमें कोई बताया कि मल्टी जो है ग्रेन फ्लोर आप यूज़ करें, ठीक है, किनुआ है जी, सुपर फूड है जी, ब्रिंगा है, पता नहीं बार्ले है, ओट है। अब तो मेज़ का भी एक कंसेप्ट है कि मेज़ जो है आप मिक्स करके उसमें वीट में आप उसका यूज़ करें। लेकिन हमारी चूंकि हैबिट बनी हुई है और एक वो हम उसको छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि अभी वीट में हम आपके सामने ही है कि वीट में डेफिशिएंट होते जा रहे हैं। हमारी प्रोडक्शन जो है वो इतनी ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हो रही, लेकिन आबादी चूंकि बढ़ रही है, हम अपनी वीट जो है इम्पोर्ट करने पे मजबूर है। लेकिन इसके वाइस वर्सा अगर आप देखें तो मक्की मेज़ में हमारी को 8-9 मिलियन टन तक प्रोडक्शन हो गई है, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट सिर्फ 4-5 मिलियन है। तो वहाँ 4-5 मिलियन जो हम सरप्लस में है, ऑलमोस्ट 4 मिलियन टन, उसको अगर हम किसी तरह से यूज़ करें, जो है ना अपना मिक्स करके वीट में या जैसे भी उसका फ्लोर, तो वो इससे हम जान छूट सकती है कि हम वीट इम्पोर्ट ना करें। लेकिन उससे डेफिनेटली लोगों को अवेयरनेस देनी पड़ेगी, लोगों को समझाना, क्योंकि मेज़ किसी भी तरह से न्यूट्रिशनली गंदम से पीछे नहीं है, बल्कि कई सेंस में बेहतर है। उसमें ग्लूटेन भी इतनी नहीं है, कई लोग ग्लूटेन सेंसिटिव है, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम जो आता है रोटी बनने का। लेकिन अगर आप मिक्स कर लेते हैं आटा, तो रोटी भी उसकी आसानी से गंदम मिक्स करके बन सकती है। आप इफेक्टिवली जो है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं और अपना इम्पोर्ट बिल भी जो कम कम कर सकते हैं। इसमें भी जो है ना हमें लोगों को अवेयरनेस देने की जरूरत है। लेकिन खैर ये हम हमारा टॉपिक तो नहीं था, एक रेलेवेंट उससे बात थी तो मैंने की है। अच्छा, इस तरह से यूज कम होने की वजह एक ये भी है कि हमारे पास न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी जो है वो कम। क्यों कम है उसको आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि दुनिया में, बाकी दुनिया में जितनी न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी है उससे हम बहुत पीछे हैं। हमारी जो न्यूट्रिएंट हम डालते हैं, स्पेशली एनपीके ही ज़्यादा डालते हैं, एनपी, उसकी यूज एफिशिएंसी भी बहुत कम है। उसको भी इम्प्रूव करने की जो है वो हमें ज़रूरत है। और इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए हमारा ओवरऑल जो यूज़ है फर्टिलाइज़र का वो भी लो है। अच्छा, अब कैसे इफेक्टिवली हम फर्टिलाइज़र को मैनेज कर सकते हैं, उसमें कौन कौन से जो है की फैक्टर्स हैं फर्टिलाइज़र यूज़ के अंदर। फर्स्ट वन इज यूज ऑफ न्यूट्रिएंट इन बैलेंस अमाउंट। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारे जो है अब तो इस दफ़ा तो वैसे ही बड़ी वर्स सिचुएशन है वीट में पर्टिकुलरली कि डीएपी इतनी महंगी हो गई है, यानी फास्फोरस का चूँकि मेनली हम डिपेंडेंट हैं, डीएपी पे ज़्यादा यूज़ होता है, तो इतनी कॉस्टली है कि जो है वो फार्मर जो पहले एक बोरी भी डालता था तो वो आधी बोरी पे चला जाएगा डेफिनेटली। पहले ही हम बड़े इम्बैलेंस यूज़ करते हैं कि हम नाइट्रोजन ज़्यादा यूज़ करते हैं और फास्फोरस कम करते हैं और पोटाश तो ऑलमोस्ट उससे भी कम करते हैं, तो हमारा बैलेंस नहीं है। लेकिन इस दफ़ा मज़ीद बैलेंस ख़राब होने की ज़रूरत है कि लोग नाइट्रोजन ज़्यादा यूज़ करेंगे और फास्फोरस जो है बहुत कम यूज़ करेंगे। तो इसकी वजह से आपकी जो फर्टिलाइज़र यूज़ एफिशिएंसी है वो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि जब आप आधी बोरी डीएपी डालेंगे और 3 बोरियां यूरिया डाल देंगे तो डेफिनेटली आप जो है ना उसको फायदा करने की बजाय इवन नुकसान कर लेंगे क्रॉप का। तो ज़्यादा नाइट्रोजन डालने की वजह से आपकी फसल लॉस कर जाएगी और उसको बैलेंस पी और के ना मिलने की वजह से, कम मिलने की वजह से डेफिनेटली उसकी यील्ड भी कम होगी। तो इसलिए जो बैलेंस यूज़ है न्यूट्रिएंट का वो बहुत ज़रूरी है। सेकंड वन इज प्रॉपर फर्टिलाइजर न्यू मटेरियल और सोर्स। तो ये भी जो है ना बड़ा ज़रूरी है कि आप सोर्स कौन सा यूज़ करते हैं।
ठीक है, क्योंकि हमारे जो सैल्स की पहले हमने बात की, एक तो पुअर है, फिर प्रॉब्लमेटिक सैल भी है, सलिनिटी का काफ़ी इशू है। जैसे हमने पीछे लैंड का जब रिसोर्स डिस्कस किया था तो उसमें बताया था कि बहुत सारा एरिया जो है हमारा अंडर सिलाइन कंडीशन है। तो इसी तरह से वाटर लॉग भी है कहीं कहीं पे, लेकिन अब कम हो गया है, सलिनिटी का मेजर है। तो वहाँ पे जो है वो डीएपी इतनी इफेक्टिव नहीं है, उसकी बजाय सिंगल सुपर फास्फेट, जो फास्फेटिक फर्टिलाइजर की हम बात करें, वो ज़्यादा इफेक्टिव है। इसलिए जो सोर्स है, चाहे नाइट्रोजन की हम बात करें तो उसमें भी बहुत सारे अब सोर्स हैं। उसमें भी अगर सिलाइन कंडीशन में बात करें तो अमोनियम सल्फेट जो है वो बेहतर परफॉर्म करती है देन यूरिया। अब कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट भी है नाइट्रोजन का सोर्स, तो वो भी कुछ सॉइल्स में जो है उसकी परफॉर्मेंस बेहतर है, जो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं या रिजल्ट आ रहे हैं स्पेशली सैंडी सॉइल में। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए यही है कि आप जो सोर्स की सिलेक्शन है वो भी बड़ी आपको सोच समझ के करनी पड़ती है कि आपकी कौन सी सॉइल है, किस टाइप की सॉइल है, प्रॉब्लमेटिक है या हेल्दी सॉइल है। उसके मुताबिक आप जो है किसी भी न्यूट्रिएंट का जो है वो सोर्स को सिलेक्ट करेंगे। वो फास्फोरस में डीएपी हो सकता है, एसएसपी हो सकता है, या और भी बहुत सारे कंपनियां जो है लेके आ रही हैं। इस तरह से कुछ यूरिया में अब स्लो रिलीज का कंसेप्ट है, कुछ कोटेड यूरिया आ रहे हैं। इस तरह से कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है, अमोनियम सल्फेट है। इस तरह से पोटाश में भी जो है आपके पास पोटाशियम सल्फेट है, और बाकी ये जो है मतलब सोर्सेज हैं उसके। तो उनमें से आपने प्रॉपर जो फर्टिलाइजर सोर्स है या मटेरियल है वो सिलेक्ट करना है जो आपकी सॉइल को सूट करे और जिसकी एक्चुअली एफिशिएंसी बेहतर हो, डेफिनेटली वही आप जो है वो करेंगे। इस तरह से एप्लीकेशन एट राइट टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो फर्टिलाइजर की एप्लीकेशन है वो किस टाइम पे कर रहे हैं। मेरी आवाज़ आ रही है ना आप लोगों को? जी सर, आ रही है आपकी आवाज। जी ठीक है। तो राइट टाइम पे जो एप्लीकेशन है, जैसे से फॉर एग्जांपल हम रिकमेंडेशन देते हैं कि जो फास्फोरस और पोटाश देते हैं तो वो यही है कि बेसल डोज जो है अप्लाई करें। लेकिन अब उसमें भी जो रिसेंट एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं उसमें जो फास्फोरस और इवन पोटाश दोनों की कुछ क्रॉप्स में रिकमेंडेशंस रिवाइज हो रही हैं कि आप उनको थोड़ा स्प्लिट भी कर सकते हैं। लेकिन स्टिल इन जनरल जो रिकमेंडेशन चल रही है हमारी वो यही है। लेकिन नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो डिफरेंट क्रॉप्स में स्प्लिट्स में जो है उसकी रिकमेंडेशन की जाती है। तो जो ये राइट टाइम की बात है कि एप्लीकेशन एट राइट टाइम, वो यही है कि आप जो है राइट टाइम में करें उसकी एप्लीकेशन, तो उससे उस न्यूट्रिएंट की जो एफिशिएंसी है वो बेहतर होगी, वो इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट इज प्रॉपर एप्लीकेशन मेथड और प्लेसमेंट। तो इसमें भी ये जो है ना बड़ा रोल है। अब जैसे अगर हम रो क्रॉप्स की बात करें उसमें अगर आप ब्रॉडकास्ट कर देते हैं फर्टिलाइजर तो उतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती। फिर डिफरेंट आपकी क्रॉप्स जो हैं उनका रूटिंग सिस्टम जो है वो डिफरेंट है। कुछ आपकी फाइब्रस हैं, कुछ टेप रूट है, किसी की काफ़ी डीप रूट्स चली जाती हैं और किसी की बिल्कुल ऊपर वाले 2-3-4 इंच तक ही रूट्स रहती हैं। जैसे हम वीट की अगर एग्जांपल लें तो उसकी कोई डीप रूट नहीं जाती, फाइब्रस रूट है। उसमें अगर ज़्यादा डीप आप प्लेस कर देंगे या रूट से जो है वो डिस्टेंस पे आप प्लेस कर देंगे फर्टिलाइज़र, तो वो उतनी इफेक्टिवली जो है वो यूज़ या यूटिलाइज नहीं होगी और उनकी एफिशिएंसी जो है डेफिनेटली उस फर्टिलाइज़र की जो है वो कम हो जाएगी। तो ये जो है 4 जो है की फैक्टर्स हैं जिसमें use of nutrient in balance amount, second one is proper fertilizer material or source, third one is
application at right time, and fourth one is proper application method or placement. तो ये ऑलमोस्ट जो है इसका टाइम चूँकि एंड हो गया है, तो दोबारा जो है ना इसको इनिशिएट करते हैं। आप लोग 2-3 मिनट वेट करें, दोबारा फिर ज्वाइन कीजिएगा लिंक जो है। थैंक यू।